नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिएगा, आज 23 जनवरी है, यानी आज के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में यानी पराक्रम दिवस के बारे में हम थोड़ी जानकारी जरूर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2018 का प्रश्न है। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। तो नीचे विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एक इजरायली रडार प्रणाली, दूसरा है भारत का स्वदेशी मिसाइल रोधी कार्यक्रम, तीसरा है एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली, चौथा है जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य एक रक्षा सहयोग। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का फिलहाल हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। तो अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। आपको पता है कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था वो संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री ने श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा बोले, मंदिर निर्माण पूरा राष्ट्र निर्माण का ले संकल्प। राम विजय नहीं विनय है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है। इससे हम सभी को सहमत होना चाहिए, क्योंकि राम आग नहीं ऊर्जा और राम विवाद नहीं समाधान है। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना को करे साकार, विरासत पर गर्व करते हुए हमें लिखना है भारत का नव प्रभात। अब भगवान राम टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ जी थी। अयोध्या का संदेश, यतो धर्म ततो जयः। अब और चटक हुई संस्कृति तथा धार्मिक एकता की ज्योति। भगवान राम पूरे विश्व के लिए प्रशिक्षित थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष हैं। संदेश है जो अब राम मंदिर की स्थापना है, उसमें संदेश दिया गया है कि यह संदेश मानवता का है, भक्ति का है, श्रद्धा का है और उस संकल्प की सिद्धि का है जिससे 5 शताब्दियों के संघर्ष के बाद रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान किया गया है। देश दुनिया के हर धर्म विलंबियों की भगवान राम की दरबार में उपस्थिति संस्कृति धार्मिक एकता की मसाल को एक चटक करती है। देख रहे हैं ना कि बहुत से लोग आए थे, देश विदेश के लोग भी आए थे, जिनको निमंत्रण दिया गया था, और बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्री भी आए थे। विश्व को त्रासदी से राहत दिलाएगा भारत, यह भगवत कह रहे हैं। बोले एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा। आज का उत्साह देख लगता है अयोध्या में रामलला संग भारत का स्व लौट आया है। भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत। देख रहे ब्रह्मांड नायक के चरणों में नायक का भी प्रयास, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के भी जो और नायक लोग आए थे ना, उन सब भी आए थे देखने में। पग पग पर अयोध्या, कण कण में राम, देश रामा राम। सुबह प्रभात फेरियों निकली, आरती की थाल के साथ मंदिर पहुंचे भगवान कृष्ण को श्री राम की वेशभूषा धारण कराई गई। आपको बता दें, ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग जरूर देखें। प्रधानमंत्री ने घर में जलाई राम ज्योति। देख रहे ना कि सभी देशवासियों से आग्रह किया था कि सभी लोग अपने घर में दीप जलाएं। सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान। तीर्थाटन न केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को सशक्त करता है, बल्कि स्थानीय आर्थिकी को भी निरंतर गति प्रदान करता है। और यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग को आज धार्मिक और सांस्कृतिक के कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, ऐसे आप लोग जरूर पढ़िए। तो अगर हम लोग इसकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है, तो अगर हम बात करें कि इसमें जो शैली
की प्रयोग हुई नागर शैली है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं नागर शैली की। और आपको है जो दक्षिण भारत में जो शैली पाई जाती है उसे द्राविड़ शैली कहते हैं, और जो उत्तर भारत में शैली पाई जाती है उसे नागर शैली कहते हैं। और नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं, जिससे इसमें गर्भगृह होता है। गर्भगृह के जो ऊपर होता है उसे शिखर कहते हैं, उसमें कलश भी होता है और इसके मंडप भी होते हैं। और इसके वास्तुकार की बात करें कि जो पूरे मंदिर का निर्माण हुआ उसके वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। और जो मूर्ति है उसके जो वास्तुकार है उसके वास्तुकार अरुण योगीराज हैं, जो मैसूर के हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये पहली बार मूर्ति है, नहीं, जो ये इंडिया गेट पे जो हमारे है ना सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, वो मतलब स्टैचू बनी है, उससे भी इन्होंने ही बनाया है, अरुण योगीराज ने ही बनाया है। और आपको बता दें जो मंदिर बनी है रामलला की, उसमें मंदिर में लोहे स्टील का प्रयोग नहीं हुआ है। यह मूर्ति जो बनी है रामलला की, यह एकास मूर्ति है, मतलब एक ही पत्थर से बनी है। इसे कोई दूसरे पत्थर को प्रयोग नहीं किया गया है, एक ही पत्थर को काट काट के पूरे डिजाइन दिया गया है इस मूर्ति को। और आपको इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार मिलने वाले हैं। जैसे पूरी मूर्ति उसमें 10 अवतार भी हैं। पहला रहेगा मत्स्य का, दूसरा है कुर्म का, तीसरा है वराह का, चौथा है नृसिंह का, और पांचवा है वामन का, छठा है परशुराम, सातवां राम भगवान का, और आठवां कृष्ण का, नौवां बुद्ध का, और 10वां कल का। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। और मूर्ति में पत्थर का जो प्रयोग हुआ है वह पत्थर शालिग्राम नेपाल से मंगाया गया है। और जो मंदिर के बनावट में पत्थर का प्रयोग हुआ है वो मकराना का पत्थर हुआ, जो राजस्थान में पाया जाता है। यह मंदिर की अगर बनावट की बात करें तो मंदिर की जो पूरी डिजाइन है वह मंदिर 3 मंजिले की बनी हुई है, और हर एक मंजिल में 20 मीटर का पूरा बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट ऊंचाई है। अगर आप लोग को इसके इतिहास की बात करें कि ये मंदिर कब से शुरू हुआ था, इसका इतिहास, और अब जाके जो बना है, तो 1528 से लेकर इसका 22 जनवरी 2024 तक का इतिहास है। 1528 से लेकर 1952 में, 1528 में जब जब मंदिर को गिराया गया था। फिर वहाँ मस्जिद बनाया गया 1992 में जो मस्जिद को गिरा दिया गया था, उसमें हमला हुआ तो मस्जिद गिराई गई। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर बनेगा, और मस्जिद के लिए कुछ एकड़ की भूमि दी जाएगी। उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी समारोह संपन्न हुआ। जिससे आप लोग जरूर याद रखिए कि आपके परीक्षा के बारे में से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले परीक्षा में जो तत्कालीन परीक्षा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछिएगा कि जो मंदिर के वास्तुकार कौन है, और मूर्ति के वास्तुकार कौन है, और कौन सी शैली पे बनी हुई है। इस तरह के प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिए। और कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है। धार्मिक स्थलों का हो समग्र विकास। सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थित में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। केवल भारत में नहीं, समूच पूरे विश्व में सनातनी अभिरीत है। पिछले लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात श्री रामलला टेंट से निकलकर ऐतिहासिक भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। हमारे सांस्कृतिक स्थलों को उचित स्थान मिल रहा है, जिसमें अनेक अन्य स्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सद्भाव रैली के जरिए प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। आप देख रहे हैं कि रामलला का जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी तरह दूसरी तृणमूल कांग्रेस की जो समेत पार्टियां हैं वो ऐतिहासिक असुरी और करोड़ों लोगों की आस्था का परवाह न करते हुए राजनीतिक में लीन थे। भारत के विरुद्ध चीन का षड्यंत्र। चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरना चाहता है। इसके लिए हुआ म्यांमार श्रीलंका को अपने जाल में फंसा चुका है, अब मालदीव को फंसा रहा है। गली गली अयोध्या रोम रोम राम। देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी में भी मनाया गया रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन की जो खुशियां हैं। गणतंत्र दिवस की झांकियों में भी मनमोह लेंगे रामलला। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखेंगी 30 झांकियां। विदेश मंत्रालय की झांकी में मिलेगा G20 की झलक। G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसमें 19 देश और एक समूह शामिल है, जिसे 2023 में जब भारत अध्यक्षता किया उसके बाद एक समूह और शामिल हो गया, अफ्रीकी यूनियन। तो आप लोग को पता होगा कि इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था, और इसकी स्थापना ग्रुप ऑफ 20 की 1999 में हुई थी। और 2023 में इसका जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो भारत ने किया है। और इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त राष्ट्र हमारा परिवार है, 1 नेशन 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसकी पूरी थीम थी। जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। और 2024 में होने वाला है शिखर सम्मेलन, वो ब्राजील करेगा इसकी अध्यक्षता। और इससे पहले 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था।
जिसे आप लोग जरूर याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहला श्रेणी कला और संस्कृति में 7 पुरस्कार, वीरता में 1 और नवाचार में 1, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 1 और सामाजिक सेवा में 4 और खेल के क्षेत्र में 5 दिए जाएंगे। इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां थी। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के पहचानना है और उन्हें पुरस्कृत करना है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे वर्ष 1996 में असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में शुरू किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2018 में बाल शक्ति पुरस्कार नाम दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। मालदीव की ओर रवाना हुआ चीन जासूसी पोत ने बढ़ाई चिंता। भारत मिस्र की सेनाओं से रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया संयुक्त अभ्यास। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत रेगिस्तान व अर्ध रेगिस्तान में विशेष अभियानों में दोनों पक्षों के एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित करना है। और अभ्यास में पारस्परिक क्षेत्र में विशेष अभियानों की योजना और 3 चरणों में क्रियान्वयन किया जाएगा। भारत मिस्र की सेनाओं ने द्विपक्षीय रक्षा व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सोमवार से मिस्र की असास में 11 दिवसीय संयुक्त अभ्यास शुरू करेगा। भारतीय सेना के टुकड़ों में 25 जवान शामिल होंगे। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक यह आयोजित होगा। देख रहे हैं यहाँ विरोध भी हो रहा है कि क्या पीएम मोदी तय करेंगे कौन मंदिर जाएगा। ये विपक्षी दल के कांग्रेस नेता राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन। अमेरिकी कंपनी जेफरीज एक्टिविटी रिसर्च के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान किया गया है। यहाँ खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी आपको। आईसीसी T20 टीम के कप्तान चुने गए सूर्य कुमार। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं लंदन से न्यूयॉर्क तक भारतवासियों ने मनाया प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का सम्मेलन। और मेलबर्न में मनी दिवाली, पूरी दुनिया में दिखी राम भक्ति। देख रहे हैं भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी मनाया गया है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। यहाँ आपको परीक्षा पर जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। कांग्रेस सरकार का सत्ता हटाने के लिए जनता पार्टी की स्थापना। 1977 में आज ही के दिन कई राजनीतिक दलों का विलय करके जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का गठन तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए किया गया था। लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हासिल की और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सरकार बनाई गई थी। बोरान नाइट्रेट नैनो ट्यूब बनाने की नई तकनीकी विकसित की गई है। खोखली बेलनाकार संरचना हल्की और स्टील जैसी मजबूत 900 डिग्री तक का तापमान कर सकती है सहन। देख रहे हैं कि नई तकनीकी का विकास हो रहा है। नासा के अंतरिक्ष यान के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक भेजा गया संदेश। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या, उसे थोड़ी बात जानकारी ले लेते हैं। आज का प्रश्न था कभी कभी समाचार में देखे जाने वाला टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है जिसे लक्ष्य की ओर उड़ान के टर्मिनल चरण के दौरान छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने एवं नष्ट करने के लिए निर्मित किया गया है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा होता है। इसके पास वातावरण के अंदर और बाहर मिसाइल को रोकने की क्षमता है। यह अन्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ इंटर ऑपरेबल है और इसे कहीं भी अत्यधिक आसानी से तैनात किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगे। अगर चलिए थोड़ी सी जानकारी पराक्रम दिवस के बारे में भी ले लेते हैं। आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार 127वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। यह दिन राष्ट्र के प्रति
नेताजी के अभेद्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के और याद करने के लिए मनाया जाता है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम जानकी बोस था। इनका उपनाम की बात करें, अगर इन्हें और नाम से बुलाया जाता है तो नेताजी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो चित्तरंजन दास इनके गुरु हैं। वे 1939 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी के द्वारा ही दी गई थी। और इनका एक प्रसिद्ध नारा भी है जिसे आप लोग जरूर याद रखें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।